एक गांव में प्रसाद और शारदा एक दंपति थे। उनका बेटा था, नाम था रमेश। शारदा का परिवार बहुत गरीब था। प्रसाद रमेश खेती बाड़ी किया करता था। क्योंकि खेती से उनकी अच्छी कमाई नहीं हो रही थी, इसीलिए वो कैसे भी गुजारा कर रहे थे और अपना दिन काट रहे थे। शारदा का सपना था कि वो बहुत अमीर बने। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे रमेश, बस देखते रहो, एक ना एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगी, मेरा सपना पूरा होगा। माँ, अब तुम दिन में भी सपने देख रही हो क्या? हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा खेतीबाड़ी भी जैसे तैसे चल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास जायदाद भी नहीं है। कुछ भी ना होने के बावजूद तुम सपने देख रही हो अमीर होने की। बस तुम्हारी वजह से पिताजी भी पागल हो रहे हैं। देखो देखो क्या हाल हो गया है उनका भी। देखो बेटा, मैं इसे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हर दिन इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। समय पर खाना नहीं बनाती है, कोई काम नहीं करती है, लेकिन उसे अमीर बनना है। सपना देखो कितना बड़ा बड़ा, और मुझे परेशान कर रही है। देखो माँ, पापा आपकी वजह से रो रहे हैं। पापा को देखकर बदल लेना चाहिए। अब भी वक्त है, बदल जाओ। बहुत हो गया, तुम लोगों की वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा है। तुम और तुम्हारे पिताजी मेरी एक बात नहीं सुनते हो। एक दिन तुम ही लोग मेरी तारीफ करोगे, देख लेना। शारदा की बातें बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो दोनों घर से चले गए। एक दिन रमेश और प्रसाद खेत में बैठकर बातें कर रहे थे। पिताजी, इस बार सूखे की समस्या ज्यादा है। हमें अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। हमें पड़ोस के खेत वालों से बात करनी होगी ताकि वो हमारे लिए थोड़ा पानी छोड़ दे। मैंने उससे बात की थी, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। कुछ न कुछ बस बहाने मारे जा रहा है। मैं एक बार उससे बात करने की कोशिश करता हूँ पिताजी। अगर तुम्हारा नाम लूंगा तो वो बस चिल्लाने लगेंगे मुझ पे बिना कुछ सुने। वो कह रहे कि तुम उनकी बेटी अनामिका से प्यार करते हो, क्योंकि वो तुम पे गुस्सा है। लगता नहीं वो पानी देंगे। सच बताओ बेटा, तुम अनामिका से प्यार करते हो? हाँ पिताजी, उसके घर में भी कोई मंजूर नहीं है। मैंने सोचा था उसे अपने घर ले आऊंगा, पर माँ के पागलपन की वजह से मैं उसे अपने घर पे नहीं लाया। पता नहीं क्या करूंगा मैं, इसीलिए मैं बस चुप हूँ। दूसरी तरफ उसके घर पे भी उसके रिश्ते देख रहे हैं। कल ही तो ऐसा कहकर वो दुखी हो रही थी। प्रसाद और रमेश जब ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी अनामिका वहाँ रोते रोते आती है। देखो रमेश, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरे लिए वो रिश्ता देख रहे हैं। इसी हफ्ते वो मेरी शादी कराना चाहते हैं। तुम्हें जो करना है करो और मुझे ले जाओ। अगर तुम नहीं मिले तो मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती। अनामिका को इस तरह रोते देख प्रसाद बीच में आके कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मेरी बहू बनकर आओगी मेरे घर तो हम बहुत खुश होंगे। बस तुम्हारी सासू माँ थोड़ी पगली है, ज्यादा बोलती है। तुम हमारे घर आओगी तो थोड़ी समस्या हो सकती है, यही मेरा बेटा सोचता है। पर तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी अभी। चलो मैं कराता हूँ शादी। प्रसाद इस तरह कहते हैं और जाके रमेश और अनामिका की शादी करा देते हैं। फिर उन्हें घर ले आते हैं। शारदा उन दोनों को देखकर उत्साहित होकर घर के अंदर ले आती है। साक्षात देवी लक्ष्मी घर आई है। अब मैं करोड़पति बनूंगी। मेरी खुशी उमड़ रही है। क्या बहू, तुम इस सासू माँ का अच्छे से देखभाल करोगी ना? बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। कुछ ही दिनों में हमारे पास बहुत पैसे होंगे। उन पैसों से हम खुशी खुशी जीवन काट सकते हैं। जो चाहे तुम ले सकती हो। पूरा शरीर सोने से लदा लेना। शारदा अपनी बातों से अनामिका को परेशान करने लगती है। तभी उस बीच प्रसाद आते हैं। शारदा, तुम्हें नहीं पता बहू से कैसे बात करनी है। अभी अभी तो बेचारी आई है, उसके बाद शांति से बात करना। यहीं पे तो रहेगी, कहाँ भागी जा रही है? सही बोले हो। अब तुम जाओ बेटा, जाओ आराम कर लो। प्रसाद, रमेश और अनामिका कमरे से बाहर निकल आते हैं। अनामिका को देखकर प्रसाद बहुत चिंतित होकर कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारी सासू माँ ऐसी ही है। पहले से वो ऐसी नहीं थी, कुछ दिनों से वो ऐसा ही कर रही है। हमेशा वो बात करती है और पैसों की बात करते रहती है। तुम बुरा मत मानना उसका। देखो अनामिका, अगर तुम्हें माँ से कोई दिक्कत हो, तुम आके पिताजी से बात कर सकती हो। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा इस बारे में। मुझे तो लग रहा है कि मुझे अच्छे से दिमाग लगाना होगा सासू माँ की बातों पर। आखिर में सासू माँ इस तरह की बातें क्यों करती है, इस बारे में हमें पता लगाना होगा। जब आप लोग खेत के लिए चले जाएंगे, मैं सासू माँ से ठीक से बात करूंगी और मैं कोशिश करूंगी ताकि वो बदल जाए।
अनामिका की ऐसी बातें सुन के प्रसाद और रमेश बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों खेत के काम के लिए चले जाते हैं। उसके बाद अनामिका सासू माँ के पास जाती है। सासू माँ, आपको किसने कहा कि आप करोड़पति बन सकते हैं? किसने कहा आपके पास बहुत पैसे हो सकते हैं? अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ। देखो अनामिका, एक दिन मैंने अपने सपने में देखा हमारी जमीन में बहुत सोने गड़े हैं, पर जब मैंने ये बात तुम्हारे ससुर जी से कहा उन्होंने परवाह नहीं की। अनामिका ने बहुत सोचा। फिर उसने रमेश और प्रसाद को बैठाकर कहा कि उन्हें खेत में बोरिंग पंप लगानी चाहिए। उसने अपने कुछ गहने गिरवी रख दी और उस पैसों से वो चाहती थी कि बोरिंग पंप लगाया जाए। बोरिंग से सोना निकलते देख शारदा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। प्रसाद और रमेश ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। शारदा ने जो कहा वो सच हो गया, इससे वो बहुत खुश थी। अनामिका ने भी कहा अगर वो पहले ही शारदा की बातें मान लिए होते तो बहुत पहले ही वो सब करोड़पति बनके ऐशो आराम की जिंदगी जीते। तब से उस सोने के बोर से उन्हें बहुत सोना मिलने लगता है और उन्हें बेचकर वो करोड़पति हो जाते हैं। सास बहू अमीर हो जाने के बाद कई लोगों की मदद करते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें श्रद्धा करने लगते हैं। एक गांव में अनामिका थी जो कि गर्भवती थी। उसके पति रमेश उसका बहुत अच्छे से देखभाल किया करता था, लेकिन अनामिका की सासू माँ शारदा बहुत ज्यादा सख्त थी। वो उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करती थी। वो हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती थी, लेकिन अनामिका अपनी सासू माँ की हरकतों को और बातों को बर्दाश्त करते रहती थी। उसने अपनी सासू माँ के बारे में अपने पति से कभी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही परिवार चल रहा था। तभी एक दिन शारदा कहती है, अनामिका, अरे ओ अनामिका, कहाँ हो? इधर आओ जरा। हाँ सासू माँ, कहिए क्या हुआ? हमारे खेत से रविंद्र गठरी ले आ रहा है, वो भी अकेले। हमें ठीक से देखना पड़ेगा, तुम अपना काम बंद करो। देखो वो आ ही गया। माँ जी, मैं सारी गठरिया ले आया हूँ, पर अभी मैं सारा घर उठा के नहीं ले जा सकता। कितने लोग चाहिए तुम्हें? 500 लोग होंगे तो चलेंगे। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? मुझे बस एक इंसान होने से ही चलेगा। आप आएंगी मेरे साथ? छी, अपने गंदे मुंह से ऐसी बातें मत करो। तुम्हें बस एक और इंसान चाहिए ना सारे गठरी उठा के घर ले जाने के लिए। मेरी बहू है ना अनामिका, इससे सहायता कर दो। सासू माँ, मैं गठरी उठाऊंगी। एक इंसान को उस बोरा उठाने के लिए पता है कितने पैसे देने होंगे। बेकार का पैसा क्यों खर्च करना? तुम थोड़ा हाथ लगा दो, देखो अभी तुरंत हो जाएगा। दीदी तो गर्भवती है ना, ऐसी हालत में वो कैसे बस्ते उठा सकती है? उनके कोख में तो बच्चा है ना। अरे बहुत हो गया, तुम अपना मुंह बंद करो और काम करो। गठरी उठा के ले जाने का काम है तुम्हारा। अनामिका, हाथ लगाओ। सासू माँ के कहे मुताबिक अनामिका रविंद्र को सहायता करने लगती है गठरी उठाने में। थोड़ी देर के बाद अनामिका बहुत ज्यादा थक जाती है। सासू माँ, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अरे आप यहाँ पे बैठिए दीदी जी, मैं आपका ख्याल रखता हूँ। आप कुछ मत काम कीजिए, आप अंदर जाइए। आपको देख के बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा है क्या? मुझे देख के तुमको बुरा नहीं लग रहा है? अनामिका और रविंद्र मिलके कैसे भी उन सारे गठरियों को घर के अंदर ले आते हैं। काम खत्म होने के बाद रविंद्र पैसे मांगता है तो शारदा उसे बस आधा पैसा देती है। माँ जी, आपने तो बस आधे पैसे दिए हैं, आपको पूरे पैसे देने हैं, भूल गई क्या? अरे मैंने तुम्हें ठीक पैसे दिए हैं, तुमने काम किए हैं, लेकिन मेरी बहू के सहायता के अलावा तुम नहीं कर पाते, इसीलिए आधे पैसे दिए हैं। अगर अकेले पूरे काम किए होते तो मैं तुम्हें पूरा पैसा देती। शारदा की ऐसी बातें सुन के रविंद्र कुछ कह नहीं पाता है, इसीलिए वो मुस्कुरा देता है। मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं चलता हूँ। आजकल तो इस तरह के लोगों की बहुत बरसात हो रही है। अगर आपके पास कुछ काम हो तो कृपया मुझे मत बुलाइएगा, मैं चलता हूँ। बेशरम की तरह कहकर रविंद्र वहाँ से चला जाता है। कमजोरी की वजह से अंदर जाके अनामिका विश्राम करने लगती है। बहू को देखकर सासू माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसे खाना पकाने के लिए वो कहती है और खाने में चिकन कबाब बनाने के लिए कहती है। बेटा, आज मैं किराने का सामान लेने गई थी, उस बादशाह को 1000 रुपए देने थे। मैंने उससे जबरदस्ती से पूछा, वो पैसे दिए बिना भागने की कोशिश कर रहा था। मैं कैसे छोड़ती? मैं उसकी दुकान से एक मोटी मुर्गी ले आई। बहुत दिन हो गए मजेदार चिकन खाए हुए। तुम बहुत अच्छा पकाती हो बेटा। सासू माँ,
आप मेरी हालत क्यों नहीं समझ रही है? मैं गर्भवती हूँ। अगर ऐसे ही काम करती रहो तो मेरे बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? तो तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मुझसे सीधा सीधा कह रही हो कि ये बना नहीं सकती हो। मैं तुम्हारे बारे में पहले ही जानती हूँ। अगर मैं कुछ खाना चाहती हूँ तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता। तुम्हें ईर्ष्या होती है। मैं अपने बेटे को तुम्हारे बारे में कहूंगी और उसे कहूंगी कि सावधान रहे। इन दिनों तो वो भी मेरी परवाह नहीं कर रहा है। उसे पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है। अब बस बता दो कि तुम बनाओगी या नहीं बनाओगी। अनामिका को एक तरफ बुरा लगता है, दूसरी तरफ सासू माँ की बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। फिर वो चिकन कबाब बनाने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए बहुत परिश्रम करके चिकन कबाब बना के वो दे देती है। उसके बाद सासू माँ खूब मजे से खाती है। उधर अनामिका को चक्कर आके गिर जाती है। तभी रमेश वहाँ आ जाता है। देखता है कि उसकी पत्नी चकरा के जमीन पे गिरी हुई है। अनामिका, अनामिका, तुम्हें क्या हुआ? माँ, अनामिका को क्या हुआ है? उसने रविंद्र को गठरी उठाने में मदद की थी, फिर वो आकर सो गई, बस इतना ही। आपको उसकी बहुत चिंता होती है ना? माँ, मैंने कहा था कि अनामिका से काम मत कराया करो। कितनी बार कहा था मैंने, आप मेरी बात नहीं सुनती है। देखिए अब क्या होता है, जल्दी चलिए अस्पताल लेके। रमेश अनामिका को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर साहब उसकी परीक्षा करके दवाइयाँ लिख देते हैं। कुछ दिनों के लिए उससे कोई काम ना करवाए, उसे आराम करने की जरूरत है। उसके मन में किसी चीज को लेकर बहुत डर है, वो उदास रहती है। प्रेगनेंसी में इस तरह की चीजें बच्चों के लिए खतरनाक होती है। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर रमेश बहुत देर तक सोचता है। वो अनामिका को घर नहीं ले जाता है। वो शहर में अपने दोस्त के घर ले जाता है और वहीं अनामिका के साथ रहने लगता है। शारदा अकेली ही रहने लगी। उसे थोड़ी भी परवाह नहीं थी कि बेटा एक हफ्ते के लिए बाहर है। पर एक दिन उसे अचानक से सर में दर्द होने लगता है और बुखार आता है। ऐसी परिस्थिति में उसके देखभाल के लिए कोई नहीं था। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। अगर बहू होती तो उसकी अच्छे से देखभाल करती, ये सोचकर वो दुखी हो जाती है। बुखार कम ना होने की वजह से रविंद्र उसे अस्पताल ले जाता है। बहू अनामिका भी ठीक उसी वक्त अस्पताल पहुंची होती है अपनी जांच करवाने के लिए। सासू माँ को इस परिस्थिति में देखकर अनामिका रोने लगती है। अरे सासू माँ, आप इतनी तकलीफ में हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा अनामिका, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। ये जानने के बाद कि तुम गर्भवती हो, फिर भी मैंने तुमसे बहुत काम कराया, इसीलिए ईश्वर ने मुझे शिक्षा दी है। शारदा और अनामिका दोनों को बुरा लगता है। रमेश अपनी माँ की जांच करवाता है और उसे घर ले आता है। उसके बाद से शारदा अपनी बहू की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है। वो देखती है कि अनामिका को किसी बात की कोई तकलीफ ना हो। ये सारी चीजें देखकर रमेश बहुत खुश होता है।